नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज फिनसर्व के ऊपर एक कंटिन्यूअसली करेक्शन मूड देखने को मिला है। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आपको डेटा दिखाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक शानदार तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ था। तो वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बना था। एक कप बना, उसके बाद दो बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। देखिए कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर गया था, नीचे आए, फिर से नीचे आए और देखिए यहाँ पे 200 डेज जो ईएमए है उसी को एक सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे टेस्ट किया है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर अभी तक उतना ज्यादा नहीं है। फिर भी करेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट में डेली बेसिस अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो अभी करंट कुछ दिनों से मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। उस कारण के बेसिस बेसिस में फाइनेंस कंपनी के ऊपर तो वोलेटिलिटी होगा, क्योंकि निफ्टी अगर करेक्शन होंगे तो वहां पे फाइनेंस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर बनेगा। तो बजाज फिनसर्व भी बजाज ग्रुप की एक सबसे बड़ा कंपनी से। और अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ, देखेंगे तो 200 डेज इसका स्ट्रांगली एक सपोर्ट है। उसके साथ साथ और एक सपोर्ट है, वो भी इस लेवल में। फिर मान लेता हूँ इस सपोर्ट का कोई अभी वैल्यूएशन नहीं है, क्योंकि पहले ये जो सपोर्ट था, यहाँ पे जो रेंज बना था वो रेंज एक्चुअली क्रॉसओवर करके ऊपर गया। मतलब यहाँ पे एक चीजों को ध्यान रखना, ये जो सपोर्ट है जिसको मैंने डिलीट कर दिया, उस सपोर्ट को आपको याद रखना है। ये सपोर्ट भी कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट, मतलब एक स्ट्रांगली यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं सपोर्ट के हिसाब से। उसके बाद यहाँ से रिवर्स करने का चांसेस लेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा जो एंटी है, मेरा एंटी लेवल इस लेवल में है। तो उसके बाद अभी ये देखना है कि ऊपर जा सकते हैं कि नीचे आ सकते हैं। अगर ऊपर गए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा 1926 के आसपास इस लेवल में। और मेरा जो टारगेट है वो करीबन करीबन 2107 के आसपास है। तो मैं टारगेट लेकर चलूंगा और आपके क्या ओपिनियन से जरूर मुझे कमेंट्स करना। अगर एंटी लेवल से टारगेट तक अचीव हुए तो 27% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर इसलिए मैंने एंटी लिया क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे तो 21,000 से डायरेक्टली 29,000 तक कंपनी का सेल्स बढ़ा। एटलीस्ट कंपनी का सेल्स बहुत हाई लेवल में ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,300 करोड़ से 4,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब नेट प्रॉफिट अलग लेवल में ग्रोथ होता देखने को मिले। जब कोई भी कंपनी इतना शानदार तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, खुद को पब्लिश कर रहा है, तो उस बेसिस में कंपनी के आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल हो सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर पहले जितना होल्डिंग्स रखे थे आज भी उतना होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। और बाकी देखेंगे यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है वो म्यूचुअल फंड एक बार बाई, दूसरे दूसरे मंथ में सेल, फिर से बाई, फिर से सेल, फिर से बाई, फिर से सेल, इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस करता हुआ देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से जो सिचुएशन बना है वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से वॉलेटिलिटी के हिसाब से देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इसके ऊपर जो कैपेक्स है वो उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी करीबन करीबन 1100 करोड़ के आसपास कंपनी इस बार कैपेक्स को बढ़ाया। तो फाइनेंस कंपनी में कैपेक्स को बढ़ाना मतलब है कंपनी के ऊपर बोरिंग्स को ज्यादा इंक्रीज करना, क्योंकि बोरिंग्स जितना इंक्रीज होंगे तो उतना ही पैसा वो लैंडिंग के हिसाब से यूज कर सकते हैं, मतलब लोन देने के लिए यूज कर सकते हैं। और वहां से कंपनी का अच्छा खासा अर्निंग भी होने होने का चांसेस रहेगा। फिलहाल के जो मेरा जो ट्रेड है उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू करूंगा। और ये ट्रेड मैं आपके लिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा कोई रिकमेंडेशन होगा भी नहीं, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो मेरा रिकमेंडेशन करना बेकार होगा। तो अगर आपको काम करना है तो सीख कर करिए, सारी चीज़ों को स्टडी करके करिए और आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके करिए। तो चलो देख लेते हैं सेकंड कंपनी कौन सा है। सेकंड कंपनी का नाम है सुजलॉन। देखिए इस कंपनी तो एक धमाका परफॉर्मेंस कर दिया। सिर्फ 7 रुपीज से एक साल के अंदर अंदर 50 तक चला गया। 7 रुपीज से 50 तक, मतलब सोचिए अराउंड अराउंड कंपनी, आप बोल सकते हैं 7 टाइम्स कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। अभी देखिए कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं बना, मतलब नहीं रहा। 66,000 करोड़ के आसपास है। सोचिए अगर प्राइस और भी इंक्रीज होगा तो कंपनी एक लाख करोड़ के आसपास भी जाने के लिए तैयारी करेंगे। क्या सही में कंपनी के दम है? क्या सही में कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस है? उसके बारे में बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर एक चीज ध्यान देना, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। और कंपनी का वैल्यूएशन कितना हाई है वो आपको यहाँ पे पी रेशियो में देखने को मिलेगा। देखिए एक टाइम कंपनी का वैल्यूएशन देखने को मिला था सिर्फ
68 के आसपास और आज कितना है 130 के आसपास और एवरेज वैल्यूएशन कितना आ रहा है 5 साल के एवरेज पी रेशियो आ रहा है मतलब 118 के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर अभी भी जो पी रेशियो है वो बहुत हाई है क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो सिर्फ 49 के आसपास है और इसका पी रेशियो 134 के आसपास है। देखिए कंपनीज के ऊपर जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने वाला है तो बिल्कुल हुआ। ये नहीं कहूंगा कि कंपनी का सेल्स में कोई चेंजिंग नहीं आया। ऑब्वियसली सेल्स में थोड़ा सा मोमेंटम जर्नी देखने को मिला पिछले सालों की तुलना से। मगर एक पॉइंट आपको ये भी देखना चाहिए कि कंपनी एक्चुअली क्या प्रॉफिट सही में किया, बिल्कुल नहीं। पिछली बार जो प्रॉफिट था 78 करोड़ के आसपास, इस बार वो बढ़ के 200 करोड़ हुआ। चलो मान लेता हूँ कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी एस्टीमेट को बीट कर पाया, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए, इस बात को भी तो ध्यान रखना होगा। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये है कि कंपनी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। मान लेते हो कंपनी धीरे धीरे करके प्रॉफिट कर रहा है तो उतना हाई ग्रोथेबल क्यों भाग रहा है? कंटिन्यूसली कंपनी लगातार भागते क्यों चले जा रहा है? उसके पीछे पीछे कारण है गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर 500 गीगावाट का टारगेट है और वो भी टोटल ऑफ टू 2030 के अंदर अंदर। तो 2030 के अंदर अंदर टोटल 500 गीगावाट का टारगेट है। इस टारगेट को कंपनी अगर हर किसी कंपनी फिलअप करने के लिए जाएंगे तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है इस सेक्टर का। तो इसीलिए लोगों के मन में एक देखिए हमेशा लोगों के मन में एक सेंटिमेंट क्रिएट होता है कि इस सेक्टर ने गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर दिया चलो रॉकेट बनेगा। उसी तरीके से बन रहा है जैसे रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर कुछ पॉजिटिव न्यूज आया, रेलवे गवर्नमेंट के जितने सारे कंपनीज है उनमें एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो एफएस के पास देखिए होल्डिंग्स बढ़ चुके हैं, डीएस के पास होल्डिंग बढ़ चुके हैं और इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग्स मतलब सॉरी पब्लिक के पास होल्डिंग्स 62% था, अभी भी 62% के आसपास ही है। अभी सुजलोन के ऊपर देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो है कंपनी का कैपेक्स। तो कंपनी कितना कैपेक्स को ग्रोथ किया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि कैपेक्स ही कंपनी के लिए एक एक पुश करेंगे कंपनी को आगे बढ़ने के लिए। तो पिछली बार जो कैपेक्स था वो एकदम ना के बराबर था, 14 करोड़ के आसपास। इस बार वो कैपेक्स बढ़ के हो चुके 75 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कैपेक्स अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी कंपनी के ऊपर अगर आप सोचेंगे कि इस कंपनी के ऊपर मैं क्या करूं, तो उस बेसिस में मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन को मेंटेन करने चलना पड़ेगा। और रही बात इस कंपनी के ऊपर जो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का जो म्यूचुअल फंड की जो राय है वो आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने लगातार इस कंपनी के ऊपर क्या किया, कंटिन्यूसली सेल अप करता चला गया। तो पहले एक अच्छा खासा बाइंग किए थे अगस्त मंथ में, उसके बाद कंटिन्यूसली सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कंटिन्यूसली इसके ऊपर क्या हुआ, सेल अप हुआ। और सेल होने के बाद कंपनी के ऊपर एक प्रेशर भी बनता हुआ देखने को मिला था। मगर कंपनी में चार्ट पैटर्न में उतना खास मुझे प्रेशर देखने को नहीं मिला क्योंकि लगातार गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बाद लगातार वो ग्रोथ करते चले गए और आज टॉप लेवल में है। और इसका प्रीवियस एक स्विंग हाई है, वो स्विंग एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, वो है 57 रुपीज के आसपास। मगर उससे पहले एक टारगेट मेरा बनेगा, वो टारगेट बनेगा कुछ इस तरीके से। पहले यहाँ पे बना क्या, कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना। तो कब बना पहले, तो कब बनने के बाद यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके टारगेट के नजदीक जा रहा है। अगर टारगेट को अचीव करे तो अराउंड 23% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रिलायंस। रिलायंस के ऊपर भी मेरा एक शानदार तरीके से ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है। वो ट्रेड कहाँ पे है वो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मेरे ज्यादा से ज्यादातर ट्रेड कफ विथ हैंडल पैटर्न्स, साथ ही साथ रेंज ट्रेडिंग के ऊपर, उसके साथ साथ हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ यही पैटर्न्स के हिसाब से मैं काम करता हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा पैटर्न्स भी है जिसको मैं फॉलो अप करता हूँ। अगर वो पैटर्न आप सीखना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करिए। मैं सारे पैटर्न्स आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। मेरे तरफ से कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है, मैं 1 रुपया किसी से चार्जेस भी नहीं लेता हूँ। काम करना है तो सीख कर करना पड़ेगा, तो सीखिए, सीख कर काम करिए। क्योंकि हर किसी व्यक्ति अगर खुद सीख लेंगे तो किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा उसको टिप्स लेने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टिप्स ना लेकर काम करिए और लोन ना लेकर काम करिए। कभी भी लोन लेकर काम मत करना। आपके जेब में अगर मतलब 5,000 रुपया है तो उसी से काम करना, किसी से 5 लाख रुपया लोन लेकर मत काम करना। तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न्स बना जो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना है। फाइनली यहाँ पे देखिए कफ विथ हैंडल पैटर्न्स का ब्रेकआउट हुआ।
और मैं ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन होने के बाद मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया और मैं इंतजार कर रहा था कि यहाँ पे एक स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को वो ब्रेक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसका थोड़ा सा मुझे मतलब इंतजार था देखने का। तो फाइनली यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद थोड़ा सा प्रेशराइज में बना, क्योंकि देखिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कहाँ पे था, ये कंपनी के लिए लाइफ टाइम हाई था और वही लाइफ टाइम हाई को कंपनी ने क्या किया, ब्रेकआउट किए और ब्रेकआउट करने के बाद देखिए फिर से रीबैक कर रहा है और धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। और टारगेट कहाँ तक है, मेरा जो टारगेट है 3201 के आसपास मेरा टारगेट है। तो रिलायंस के ऊपर एक बड़ा टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो रिलायंस के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो कभी भी माल बेचने के लिए नहीं चाहेंगे। एफ के पास सर म्यूचुअल फंड के पास 6.5% होल्डिंग है और एफ के पास करीबन 22% के आसपास होल्डिंग है। तो इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग रखे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा होल्डिंग तो प्रोमोटर के पास है और पब्लिक के पास भी है। तो इस कंपनी के ऊपर हमेशा आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी एक लार्ज कैप एंड ब्लू चिप टाइप कंपनी है और रिलायंस के नाम सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड जानते हैं। तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है हिल लिमिटेड, HIL हिल लिमिटेड, जो एक 2000 करोड़ की कंपनी है। कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट दिया, वो क्या है वो आपको बता देता हूँ। कंपनी का अनाउंसमेंट है डिविडेंड का। कंपनी इस बार 15 रुपीज करके इंटीम डिविडेंड देने वाला है। तो 14 में आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो जो लोग डिविडेंड पाना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।